स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से की सबसे पहले भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे और राज्य में प्रथम राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद जनजातियाँ और जो भी सेंसस है, सेंसस वहाँ पर कवर नहीं हुआ है, जो 5-6 लेक्चर दिए गए हैं, लेकिन आज उसको कवर किया जाएगा। तो यह जो लेक्चर होगा वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं का मतलब कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश का और भी कोई एग्जाम होगा उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, क्वेश्चंस को आप लोग चलिए वहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक संरचना से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है नेपाल के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई तो 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की अगर हम बात करते हैं तो 650 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अभी जीआईसी प्रवक्ता का पेपर हुआ था, सीधे सीधे यही पूछा गया था कि भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है, तो इतना है। भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ओके, सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो सहारनपुर है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे उत्तर में है सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश, फिर इधर आपको दिखेगा उत्तराखंड, इधर आपको हरियाणा दिखेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है और सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश को टच करता है, और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो इधर मध्य प्रदेश है, इधर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर बिहार। ओके, अब देखते हैं कौन कौन से राज्य कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो इस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या फिर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ साझा होती है उसको देखते हैं। इसको हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले। इसकी एक ट्रिक है, पीके बस बस महाराज, पीके बस बस महाराज। 1-2 बार बोलिए, याद हो जाएगा, पीके बस बस महाराज। तो पीके मूवी आप लोग देखे ही होंगे। तो पी से पीलीभीत है, यहाँ पर दिख रहा है। के से खीरी, लखीमपुर खीरी। बी से बहराइच, यस से श्रावस्ती, फिर बी से बलरामपुर, यस से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज। ओके, अब इन 7 जिलों में, ये 7 कौन कौन से जिले, पीके बस बस महाराज, आसानी से याद हो जाएगा। इन 7 जिलों में 2 जिले ऐसे हैं, जैसे पीलीभीत जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता ही है, साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। उसी प्रकार से महाराजगंज जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता ही है, साथ ही साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के साथ सीमा साझा करता है। ओके, अब हम देखते हैं उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले, कौन कौन से जिले हैं तो उसको हम देखते हैं। 7 जिले हैं, इसको भी ट्रिक के द्वारा। ट्रिक है सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। यस ए से हो जाएगा सहारनपुर, यम से हो जाएगा इधर मुजफ्फरनगर। बीमार है बी से बिजनौर, और यम से आपका हो जाएगा इधर मुरादाबाद, आर से आपका रामपुर, और बी से बरेली, पी से पीलीभीत। 7 जिले हो गए। सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, सहारनपुर उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, इधर उत्तर में हिमाचल प्रदेश के साथ, इधर पश्चिम में हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। पीलीभीत जिला बता चुके कि 7 इधर उत्तराखंड के साथ, इधर नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब हम लोग यहाँ देख चुके, नेपाल हो गया, उत्तराखंड। इधर हरियाणा के साथ देखते हैं। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, इसके लिए ट्रिक है एसएसबी। एसएसबी, एसएसबी में गेम हो रहा है, GAME, एसएसबी में गेम, ई साइलेंट है। तो इधर हरियाणा है, फिर बीच में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आ जाता है, फिर इधर हरियाणा है। ठीक है, तो उत्तर में ऊपर साइड जो है 3 जिले हैं, कौन कौन से, एसएसबी सहारनपुर, इधर आपका शामली है, फिर इधर आपका बागपत। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का है शामली, सबसे पूर्वी है बलिया, तो शामली, एसएसबी सहारनपुर, शामली, इधर बागपत, एसएसबी गेम। जी से आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ए से आपका अलीगढ़ और एम से मथुरा। जी से आपका गौतम बुद्ध नगर, ए से अलीगढ़, एम से मथुरा। तो इधर 3 जिले और इधर 3 जिले, तो टोटल 6 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं, हरियाणा के साथ। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की, तो इससे 2 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा है, नोएडा। ओके, यहां आप देख रहे हैं मथुरा। मथुरा जो है राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ। तो हम लोग राजस्थान के साथ अगर देखते हैं तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिए, राम, राम, आर से राजस्थान, ए से आगरा, एम से मथुरा। ठीक है, तो इधर मथुरा जो है हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है और इधर आपका राजस्थान के साथ भी। और बाद में अब बात आती है आगरा की, तो आगरा राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, आगरा और मथुरा। ओके, सबसे लंबी सीमा, सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा हम बता चुके हैं कि सहारनपुर जिले से टच होता है हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तर में, और सबसे कम सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, इसको भी हम लोग ट्रिक के द्वारा देखते हैं। इसकी ट्रिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। AI जल, AI जल में बंद है, AI जल में बंद है चित्र, AI जल में बंद है चित्र किसका, PM का। AI जल में बंद है चित्र किसका, PM का। AI जल में बंद है चित्र PM का। ए से आपका हो जाएगा यहाँ पर आगरा, आगरा, आई इसको लिखेंगे ई इस तरह से ना, तो आगरा, फिर इधर आपका इटावा, AI जल। जे से आपका हो जाएगा जालौन, जे से झांसी, जे से जालौन, जे से झांसी, यल से ललितपुर, यल से ललितपुर। ठीक है, फिर जल में AI जल में, यम से हो जाएगा महोबा, बंद है, बंद से बांदा, चित्र, चित्र बंद है चित्रकूट, किसका चित्र बंद है, PM यानी प्रयागराज, इधर मिर्जापुर, इधर मिर्जापुर। बाकी सोनभद्र आप लोग याद रख लीजिएगा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो इधर 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश उनमें से एक है। ओके, तो AI जल में बंद है चित्र PM का। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेपाल के साथ शुरू हुए थे, अभी मध्य प्रदेश पे आ गए हैं। अब देख लेते हैं बिहार के साथ। बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, हरियाणा के साथ 6, राजस्थान के साथ 2, दिल्ली के साथ 2, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा 11 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। ओके, अब देखते हैं बिहार के साथ। आपने देखा यहाँ पर कि मुजफ्फरगंज ऐसा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी। और इधर आपने देखा था कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक, अब इधर आपको पता है कि सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बच गए चार जिले। तो यहाँ पर आप के से कुशीनगर, डी से देवरिया, केडी कैंपस होता है, केडी कैंपस SSC कोचिंग जो करवाते हैं। तो के से कुशीनगर, डी से देवरिया, केडी, और इधर जी से घटना, सी से चक्र, तो घटना चक्र, जी से गाजीपुर, सी से चंदौली। ओके, 7 जिले हो गए बिहार के साथ। कौन कौन से, महाराजगंज नेपाल के साथ भी, बिहार के साथ भी, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ। 4 राज्य कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार।
ठीक है। बीच में सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो कौन सा भी जिला होता है, शामली, और बाकी जो है केडी, कुशीनगर, देवरिया और जीसी यानी घटना चक्र, गाजीपुर, चंदौली। ओके, तो ये जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो अन्य राज्यों के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसको हम लोग देख लिए। क्षेत्रफल तो हम लोग देख चुके हैं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल हम लोग देख चुके हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.43% है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप भारत के मैप में देख लीजिए, भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। सबसे उत्तर में आपको यहाँ पर दिखेगा, हाँ, सबसे उत्तर में आपको यहाँ पे सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, इधर उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है। यहाँ पर आपको दिल्ली दिख रहा है, ये राजस्थान हो गया, इधर आपको मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर आपको सबसे दक्षिणी जिला है कौन सा, सोनभद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाले राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर आपको सोनभद्र दिखेगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि ललितपुर सबसे दक्षिणी जिला है। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, लेकिन सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है। ओके, फिर इधर बिहार के साथ सीमा साझा होती है, ये नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ओके, इसी प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नेपाल के साथ यूपी ट्रिपल एससी का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो उसी प्रकार से है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आसाम के साथ भारत के 7 राज्य, लगभग 7 राज्य कौन कौन से, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल, ये सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर से भूटान के साथ। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं कि 3 देशों के साथ इसके बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर होते हैं, भूटान, इधर नेपाल, इधर आपको दिखेगा बांग्लादेश। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास देखते हैं तो 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1870 से हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर 1937 से संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि 24 जनवरी को कोई और दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक, तो हमारा आज का उत्तर प्रदेश, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा आज का उत्तर प्रदेश कब बना, तो हमारा आज का उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड अलग हो गया 2000 में, तब हमारा आज का उत्तर प्रदेश बना। ठीक है, प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से, पूर्णतः। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी नो, वेट। राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो राज्य का पुनर्गठन पहली बार 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काटकर बना उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया था कि लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य है। और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, 1989 से। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी, हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। सर लाइट कम कर दी। ओके, आगे देखते हैं। राज्य में प्रथम की बात करते हैं। राज्य में प्रथम की अगर हम बात करें तो जिलों की संख्या
उत्तर प्रदेश में 75 है, ये सबको पता है। जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है, तहसील 350 है, नगर निगम 17 है, मंडल 18 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और ये 403+1 लिखा गया है। तो एक एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह लोग अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। विधानसभा में आरक्षित सीटों की बात करें तो 86, 84 एससी के लिए, 2 एससी एसटी के लिए। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। ओके, लोकसभा में आरक्षित सीटें 17, 17 एससी के लिए हैं, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज में 12 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों की बात करें श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए। उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना हो चुकी है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। आपको रट जाना चाहिए। ओके, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर हम बता चुके हैं। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर, ये भी बता चुके हैं। हाँ, अगला है उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। किसके बाद? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से सीधे आ जाइए उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आ जाइए। आपके लिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य? ओके, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर थे हम लोग। पांचवा कौन सा राज्य है? ये हम लोग देख चुके हैं कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का जो है चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में जिले क्षेत्रफल, लखीमपुर खीरी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, चौथे पे सीतापुर। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो लखीमपुर खीरी वही जो हम बताए ट्रिक अभी नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करने वाले। पीके पीलीभीत, उसके बाद के से खीरी यानी लखीमपुर खीरी, और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये है लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, फिर उसके बाद हरदोई आ जाता है, फिर सीतापुर आ जाता है। सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो हापुड़, फिर गाजियाबाद, भदोही, शामली। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार दे दिए जाते हैं जिलों के नाम, और मुख्य रूप से यही सब पूछे जाते हैं। सबसे पूर्वी जिला बलिया बता चुके, सबसे पश्चिमी जिला शामली। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर, और नेपाल के साथ सात जिले सीमा साझा करते हैं। पीके, बस महाराज, पीके, बस महाराज। ये ट्रिक बता चुके हैं, इसको फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य 8, ये हो चुका। ठीक है, ये भी हो चुका। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। ओके, सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, जो सहारनपुर के साथ सीमा टच होती है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, हो गया ये। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। एक क्वेश्चन आया था मयूर संरक्षण केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में आया था, तो वो कहां पर है? तो मथुरा में है। याद रखिएगा, श्री कृष्ण जी का संबंध है मथुरा से, तो श्री कृष्ण की बांसुरी पे वहां पर आप लोग देखेंगे मोर के पंख सा लगा होता है। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहां पर है? मथुरा में। सर्वाधिक नम भूमि की बात करें तो कहां पर नम भूमि है? सोनभद्र में, जो सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे कम नम भूमि बागपत व हाथरस। बागपत, एसएसबी बताए थे हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, तो एसएसबी सबसे पहले सहारनपुर, यस से शामली जो सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का, बी से बागपत व हाथरस में सबसे कम नम भूमि। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ ये क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत
कौन कौन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं? कौन कौन से जिले हैं? मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर होगा, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर। ओके, तो ये सब एनसीआर के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे। सबसे ज्यादा जिला जो हैं वो हरियाणा के आते हैं एनसीआर के अंतर्गत, और 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर जो राजस्थान के साथ, राजस्थान के 2 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ओके, और भी जिलों की बात हुई है कि इसको भी ऐड किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़, बिजनौर, लेकिन अभी तक सिर्फ बात हुई है, हुए नहीं है। ये जिले हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। राजकीय पशु की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन, इसी वर्ष 2021 में ही बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है बारहसिंघा। ठीक है, आगे है राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पक्षी सारस है। अब आगे बढ़ते हैं, राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो अशोक है, राजकीय वृक्ष अशोक है, यहाँ आप देख सकते हैं राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू। ठीक है, राजकीय खेल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, हॉकी, हॉकी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी की टीम ने 41 वर्षों बाद जीता है क्या? ब्रोंज मेडल मिला है, ब्रोंज मेडल भारत को मिला है हॉकी में। और इसी के साथ जो है कि हाँ 41 वर्ष 1980 में इसके पहले भारत ने जीता था, जर्मनी को हरा के ब्रोंज मेडल भारत ने हॉकी में जीता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। तो एक वृत्त है, यहाँ पर 2 ठो मछलियां हैं और ये तीर धनुष है। ये हो गई गंगा, ये हो गई यमुना, ये हो गया प्रयागराज। ओके, तो बस इतना ही। क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? ऑप्शन दे देते हैं, कहीं मोर दे देगा, कहीं कुछ और दे देगा, इस प्रकार से होते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राज्य के प्रथम, राज्य में क्या कौन कौन लोग प्रथम हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं राज्य व देश में। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एक पंत, गोविंद बल्लभ पंत एक कल्चर यूनिवर्सिटी है जो उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, प्री और मेंस में, समीक्षा अधिकारी में तो पूछा गया। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की थी ही, लेकिन देश की बात करेंगे तो देश में भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ओके, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी और कहां का अधिवेशन था अध्यक्ष बनी थी? राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी जो वर्तमान समय में है, 2021 में है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, व्यक्ति रूप में 21वें हैं और कार्यकाल रूप में 32वें मुख्यमंत्री हैं। ओके, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। ओके, आगे है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और वर्तमान समय में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो विश्वंभर दयाल प्रथम लोकायुक्त 1975 में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था और प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विश्वंभर दयाल थे। वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो संजय मिश्रा हैं, और अगर हम लोकपाल की बात करें तो भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ओके, तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं।
अक्सर करके छोटे एग्जाम्स जो होते हैं पीसीएस के नीचे पीसीएस भी पूछ लेता है, और पीसीएस तो पूछेगा तो हो सकता है अब पूछे तो स्टेटमेंट वाइज पूछे। समीक्षा अधिकारी में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। 2016 समीक्षा अधिकारी के प्री के पेपर में 22 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे गए। 2018 के पेपर में भी 10 से 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग रेडी रहिए, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो पूछे ही जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के सेंसस, बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का सेंसस। देखते हैं तो अगर जनगणना की बात करें भारत में, तो सबसे पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन सही तरीके से 10 वर्षों में जनगणना 1881 से रिपन लॉर्ड रिपन के शासनकाल से जनगणना होती चली आ रही है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कहा था रिपन को, लॉर्ड रिपन को कौन कहा था भारत का उद्धारक? भारत का उद्धारक कौन कहा था लॉर्ड रिपन को? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, 10 वर्ष पर नियमित रूप से 1881 जनगणना शुरू हो गई रिपन के शासनकाल से। ठीक है, तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। अब 2021 वाली जनगणना जो कोविड की वजह से डिले हो चुकी है, लेकिन ये होगी 16वीं जनगणना। तो 2011 की जनगणना का था थीम एक होता है, तो उसका थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2021 की जनगणना का है जनगणना से जन कल्याण थीम है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ करीब थी। सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में ही है। 16.51% भारत की जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या रहती है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और जिसका भारत का क्षेत्रफल है 7.33%। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। हाँ, साक्षरता दर की बात करें, सबसे आसानी से याद रखिए, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर 67.70% है। इसमें से आप लोग 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 57.20। तो ये महिला साक्षरता है, लिटरेसी रेट की बात हो रही, और प्लस 10 कर देंगे तो ये हो जाएगी पुरुष साक्षरता 77.30। तो 67.70 ये है औसत साक्षरता, माइनस 10 करेंगे तो 10 करेंगे, माइनस 10 करेंगे, 10 घटाएंगे तो हो जाएगा ये महिला साक्षरता, 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा पुरुष साक्षरता। ठीक है, सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिले, सबसे ज्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा है। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर की बात आती है। कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कानपुर नगर जिले से हैं या कानपुर देहात जिले से हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, और सबसे नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे कानपुर नगर, तीसरे पे औरैया, चौथे पे इटावा, 5वें पे गाजियाबाद। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में है, फिर बदायूं रामपुर। तो कुछ ये है, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए थे। श्रावस्ती। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912, यानी 912 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। राष्ट्रीय औसत क्या है? 943 प्रति 1000। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश का 912 और देश का है 943। ओके, 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 902 प्रति 1000 है, और राज्य देश की बात करें तो 914। इंडिया की बात करें 914 है, उत्तर प्रदेश का 902। 0 से 6 शिशु। ठीक है, शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा जौनपुर दूसरे नंबर पे, आजमगढ़ तीसरे, देवरिया चौथे, प्रतापगढ़। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ लिंगानुपात के मामले में ये अच्छा प्रदर्शन है इन राज्यों का, इन जिलों का। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, अभी आपने देखा साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर है गौतम बुद्ध नगर, लेकिन लिंगानुपात में सबसे एकदम कम है, सबसे कम है।
तो ये कहा नहीं जा सकता कि जहां पर शिक्षित लोग होंगे तो वहां पर लिंगानुपात सही होगा। तो गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है, दूसरे पे बागपत हमीरपुर, तीसरे पे कानपुर नगर, बांदा मथुरा, चौथे पे औरैया, पांचवे पे जालौन। याद रखिए नंबर 1 जो है गौतम बुद्ध नगर। लाइट कम कर दिए सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79%, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या 64 है। सिटी 10 लाख से ऊपर उससे अधिक आबादी वाले 7 हैं। कौन कौन से 10 लाख से 10 लाख ही नगर हैं? 10 लाख से ऊपर आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। विवेक जोशी, इनको नया सेंसस कमिश्नर चुना गया है। न्यू रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर चुना गया है। किसको? विवेक जोशी जी को। ठीक है, तो ये कुछ सेंसस से रिलेटेड था। आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण लेक्स रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से ही गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सब नदियां उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती हैं। आप दिख रहा है ये मैप में गंगा नदी, यहाँ से यमुना नदी, जो यमुना कुछ दूरी तक बॉर्डर भी शेयर करती है, यमुना दिल्ली से भी प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सिटी जिसको भारत का सिराज कहा जाता था इतिहास में, जौनपुर से भी गोमती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, हाँ, ये भी मैप है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। आगे है गंगा नदी से। प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से लगभग 900 किलोमीटर तक बहती है। बिजनौर जनपद से एंट्री करती है और बलिया जनपद से इसका निकास होता है। बिजनौर जनपद से गंगा एंट्री लेती है, प्रवेश करती है, और बलिया जनपद से इसका निकास होता है। रामगंगा इसमें कन्नौज के निकट आकर मिलती है, रामगंगा नदी। गोमती गाजीपुर के निकट, सई नदी बलिया, यमुना गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में, टोंस भी प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, लगभग 900 किलोमीटर उत्तर प्रदेश प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा गंगा तट की बात करें तो सबसे ज्यादा गंगा तट है कहां पर? 133 किलोमीटर बदायूं जिले में। गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक, कन्नौज से वाराणसी तक, कन्नौज से वाराणसी तक। कन्नौज यानी इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, नगर महोदय श्री भी कहा जाता है कन्नौज को। गंगा में सर्वाधिक बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कानपुर से प्रयागराज तक। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। 2008 में इसको चेक कर लीजिएगा, 4 नवंबर 2008 ही है या फिर 2009 है, फरवरी 2009 है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, लेफ्ट मतलब बाएं साइड से गंगा में आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो पूरे अगर भारत की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और राइट बैंक की बात करें तो यमुना और सोन नदियां। राइट बैंक की बात करें तो यमुना, राइट मतलब दाहिने साइड से। तो रामगंगा उत्तर प्रदेश में, गोमती भी उत्तर प्रदेश में, घाघरा भी उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद गंडक होती है कोसी बिहार में, महानंदा शायद पश्चिम बंगाल में। राइट बैंक की बात करें दाहिने साइड से तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद है इधर आपको सोन नदी जो दाहिने साइड से आकर गंगा में मिल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंछ रेंज से निकलती है, प्रदेश के 19 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसका प्रवेश सहारनपुर जनपद से होता है और इसका प्रवेश सहारनपुर जनपद से तथा समापन प्रयागराज जनपद से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 पीसीएस के पेपर में, क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार से कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। तो राइट बैंक मतलब दाहिने साइड से मिलने वाली यमुना में कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बाएं साइड की बात करें तो हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा। हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा। यहां पूछा क्या है? यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों विचार करिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। तो हमने बताया चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध 4-3-1-2 तो ये सही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 19 जिलों से प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी,
गोमती नदी की बात करें तो पीलीभीत जनपद में पीलीभीत जिला वही है, पीलीभीत जिला वही है जो उत्तराखंड के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। वहां पर एक फुल्लर झील है, फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी, पीलीभीत जिले से, पीलीभीत के, हाँ, फुल्लर झील से निकलती है। और गंगा में मिल जाती है कैथी, कैथी एक जगह है गाजीपुर में, वहां पे जाके गंगा मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। पूर्वी प्रदेश में करनाली के नाम से फेमस है और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और आगे चलकर यही अयोध्या में सरयू कहलाती है। तो यानी घाघरा जो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है वही सरयू कहलाती है। घाघरा छपरा, छपरा 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 जिला नहीं है, सारण जिले में छपरा है, सारण जिले का हेडक्वार्टर छपरा है जो बलिया जिले के पास है। तो घाघरा छपरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात करें, सिंचाई के साधन की बात करें तो याद रखिए सबसे नंबर 1 पे 30.91% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। 100% में 30.91% नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। जो इस समय अपडेटेड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें ये डाटा गलत दिए गए हैं, ये डेटा गलत दिए गए हैं। और इस डेटा को लोक सेवा आयोग 2020 में हुआ, 2016 वाला समीक्षा अधिकारी का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, लोक सेवा आयोग ने 30% माना है। राज्य की वेबसाइट पे भी ये नहीं है लेकिन लोक सेवा आयोग ने 30% माना है। तो नहर से सिंचाई 30.91% है। कुएं से सिंचाई, तालाब, झील, पोखरे से सिंचाई और अन्य साधनों की सिंचाई के साधन ये कम हुए हैं, लेकिन नलकूप से सिंचाई का साधन जो है वो भी कम घटा है। पहले 70% था, अब ये लगभग 65 के करीब हो चुका है। 65 नहीं 60 के करीब हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो स्रोत हैं उनके द्वारा भी सिंचाई होती है। तो याद रखिएगा नहरों के द्वारा सिंचाई 30.1% भूभाग पर होती है नहर से सिंचाई, बाकी नलकूप से सिंचाई। और सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी नहीं, सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहां पर ये नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सिंचाई का सबसे बड़ा साधन प्रदेश में नलकूप ही है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, तो 30% है। प्रदेश में नहर प्रणाली की बात करें तो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर प्रणाली। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर प्रणाली। सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहां पर हैं, रायबरेली में। बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली शहडोल मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बनता है कि ये कहां पर है या फिर सुमेलित करने के लिए आता है। बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली शहडोल मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और इससे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है। तो बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना प्रणाली जो है ये कहां पर है, शहडोल मध्य प्रदेश पर, सोन नदी पर। पहले तो जान लीजिए कि ये सोन नदी पे है, ये मध्य प्रदेश में है, 3 राज्यों की है और इससे उत्तर प्रदेश की कुछ जिलों को फायदा होता है। लौकुश बैराज कहां पर है, तो कानपुर गंगा नदी पर है, कानपुर में गंगा नदी पर पेयजल के लिए, पीने के पानी के लिए बनाया गया लौकुश बैराज। गोकुल बैराज यमुना नदी पर आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए बनाया गया है गोकुल बैराज। हथनी कुंड बैराज बहुत महत्वपूर्ण, हथनी कुंड बैराज सहारनपुर जिले के पास यमुना नदी पर। कहां पर, सहारनपुर जिले के पास यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हथनी कुंड बैराज निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें सम्मिलित नहीं है इस संयुक्त परियोजना में, ठीक है। तो इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है, या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। याद रहे पंजाब नहीं है इसमें। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। राजघाट बांध ललितपुर जिले में, ललितपुर जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है वहीं पर राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता किस नदी पर है, तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, केन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसका एक और नाम है माता टीला बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध कहां पर, बेतवा नदी पर है। इससे गुरुसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं जिससे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और जालौन जिलों को लाभ मिलता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध या माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर। केन नहर परियोजना केन पर है। राजघाट बांध नहर परियोजना ये भी बेतवा नदी पर ही है। ओके,
आगे देखते हैं। रिहंद घाटी परियोजना 1962 में बनी थी। कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर एक गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है बना हुआ, इस बांध की वजह से वहाँ पर रिजर्वायर है। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो रिहंद घाटी परियोजना 1962 में बनी है। कहाँ पर? सोनभद्र में। सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। ओके, आगे देखते हैं। ये मैप है उत्तर प्रदेश का। ये कुछ ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सुमेलित करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो सिटी है उत्तर प्रदेश की वो रखी गई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए बनते हैं कि जैसे गोरखपुर किस नदी के किनारे है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर राप्ती नदी पर। मगहर, मगहर संत कबीर नगर में है। मगहर आमी नदी पर। मगहर में ही ऐसा मान्यता थी प्राचीन समय से कि वहां पर जिसकी डेथ होती है तो उसको नर्क में जगह मिलती है। तो कबीरदास जी जाकर अपनी अंतिम सांस वहीं पर लिए थे कबीरदास, इस भ्रांति को खत्म करने के लिए। तो मगहर आमी नदी पर है। बांदा केन नदी किनारे। हमीरपुर बेतवा और यमुना नदी के संगम पर। प्रयागराज सही, प्रयागराज इलाहाबाद सही। मेरठ व गाजियाबाद, प्रयागराज नहीं सॉरी, प्रतापगढ़, प्रयागराज तो आपका संगम ही है। प्रतापगढ़ सही नदी, प्रतापगढ़ सही नदी। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी पर। हिंडन नदी, हिंडन एयर बेस भी है। सोनभद्र सोन नदी के नाम पर ही सोनभद्र। बिठूर गंगा नदी पर। बिठूर गंगा नदी पर है। गंगा नदी के दाहिने साइड पर कानपुर, पूरा कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर नगर जिला है। ठीक है, जौनपुर गोमती नदी पर। लखनऊ गोमती नदी। कौसाम्बी यमुना नदी पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वन संपदा तथा वन्य जीव के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की वन संपदा तथा वन्य जीव के बारे में देखते हैं। प्रतिवर्ष 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 2021 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की? तो 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 की थीम है। और एक डिकेड घोषित किया गया है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। डिकेड यानी 10 वर्षों का समय, 2021 से 2030 तक। 2021 से 2030 तक। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? तो कुछ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो सबसे राज्य का प्रथम जो है चंद्रप्रभा चंदौली में है। चंद्रप्रभा कहाँ पर? चंदौली में। सी एच ए याद हो जाएगा। किशनपुर को किल कर दीजिए, KIL। किशनपुर। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर और नेपाल के साथ सीमा साझा होता है। कतरनिया घाट इसको कब कर दीजिए? कतरनिया घाट को KAB कर दीजिए, B से बहराइच। कतरनिया घाट कहाँ पे? बहराइच। रानीपुर को कर दीजिए रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, तो रांची कर दीजिए। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। चित्रकूट वही जो दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। महावीर स्वामी सबसे छोटा है। महावीर स्वामी को महल कर दीजिए, MAHAL। महावीर स्वामी। HAL से ललितपुर 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है ललितपुर जिला। ओके, चंबल आगरा इटावा और औरैया में है। चंबल आगरा इटावा और औरैया में। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर मेरठ मुरादाबाद मुजफ्फरनगर में है। तो ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है महावीर स्वामी जो ललितपुर वाला है। सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। नाम देख लीजिए, कई जिलों में इसलिए बड़ा है। सोहागी बरवा सोम कर दीजिए इसको, SOM। सोहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज में। सुहेलवा श्रावस्ती और बलरामपुर में। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में इस बार फेमस है, 2021 में फेमस है, आ सकता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत के नाम से ही है। ओके, पीलीभीत जिले में। हाँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है प्रतिवर्ष नहीं 2 साल के अंतराल पर आती है। इसके पहले ISFR 2017 हुआ था, ISFR 2019 है। यह 16वीं रिपोर्ट है। 2018 समीक्षा अधिकारी के पेपर में
आईएसएफआर की रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईएसएफआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.14%। और ट्री कवर कितना है? 3.04%। फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें कि 9.18% फॉरेस्ट और ट्री कवर है उत्तर प्रदेश में। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री 9.18%। टॉप 4 एरिया में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टॉप 4 एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की बात नहीं हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन की बात हो रही। तो सबसे ज्यादा है सोनभद्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जिले की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र है। लेकिन वन की बात करेंगे तो सोनभद्र है, दूसरे पे लखीमपुर खीरी है। सीधे उल्टा, पहले क्षेत्रफल देखिएगा, यहाँ वन क्षेत्रफल की बात हो रही। लखीमपुर खीरी, फिर इधर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। मिनिमम की बात करें तो भदोही जिसका नाम परिवर्तित होता रहता है, संत रविदास नगर भदोही, उसके बाद मऊ आ जाता है, फिर संत कबीर नगर, फिर मैनपुरी। टॉप 4 परसेंटेज वाइज देखें, परसेंटेज में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर परसेंटेज में चंदौली आ जाता है, यहाँ पर लखीमपुर खीरी नहीं होता है। पीलीभीत, मिर्जापुर। टॉप 4 भदोही, यहाँ भी परसेंटेज में भी कम है, प्रतिशतता में भी कम है। फिर मैनपुरी आ जाता है, देवरिया, मऊ। ठीक है, तो ये कुछ है, बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा। जैसे क्षेत्रफल बताएं हम कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तो लखीमपुर खीरी है। लेकिन वन की बात करेंगे, वन क्षेत्रफल की बात करेंगे, फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे तो है सोनभद्र। ओके, दूसरे नंबर पे सोनभद्र क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है। वन क्षेत्रफल की बात करते हैं लखीमपुर खीरी। मिनिमम क्षेत्रफल भदोही है, परसेंटेज में भी भदोही। टॉप 4 परसेंटेज में सोनभद्र है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई वन से। अब आईएसएफआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के भी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आईएसएफआर 2019 के अनुसार एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। एरिया यानी क्षेत्रफल वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। इसके लिए ट्रिक है मैक ओम। क्षेत्रफल की बात हो रही है, अभी परसेंटेज की बात नहीं हो रही। मैक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो मैक ओम से हो जा रहा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशतता की बात करते हैं, तो प्रतिशत की देखते हैं तो होता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुरी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुरी। ओके, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम मैक ओम देख लिए, तो मैक से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुरी। ठीक, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत का? तो 21.67%। और ट्री कवर की बात करें 2.89%। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? 24.56%। ये भी याद रख लीजिएगा। 2018 समीक्षा अधिकारी का पेपर 8 अप्रैल को हुआ था, 8 अप्रैल 2018 को था 2017 का। उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधे प्रतिशतता पूछ ली गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में 1906 में स्टैब्लिश हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में 1906 में स्टैब्लिश हुआ है। आगे देखते हैं, नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में 1958 में इसकी स्थापना हुई है। ये कुछ क्वेश्चन है किस प्रकार से नीरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। पश्चिम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। तो बखीरा संत कबीर नगर में, बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर में। लाख बहोसी कन्नौज में। बखीरा संत कबीर नगर में, लाख बहोसी संत कबीर नगर, जहां पर मगहर किस नदी के किनारे है, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। लाख बहोसी कन्नौज में सबसे बड़ा है। नवाबगंज, जिसका नाम बदल दिया गया चंद्रशेखर आजाद, लखनऊ से निकलेंगे कानपुर जाएंगे तो बीच में पड़ेगा आपको न, तो राज्य का प्रथम है नवाबगंज, चंद्रशेखर आजाद नाम रख दिया गया है इसका। ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ओखला नोएडा क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ओखला से याद रखिए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के पास ही। पार्वती की बात होगी, पार्वती अर्गा, तो गोंडा में। पटना, बिहार मत चले जाइएगा, ये पटना है। ट से एटा, सबसे छोटा है। पटना एटा में है और ये सबसे छोटा है। ठीक है। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में। सांडी हरदोई में। सरसई नवार वेटलैंड है, अभी वेटलैंड के बारे में भी देखेंगे तो ये इटावा में है। सुरहाताल
जिसका नाम जयप्रकाश नारायण रख दिया गया बलिया में। विजय सागर, महोबा हमीरपुर, सूर सरोवर आगरा, और भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये कुछ पश्चिम बिहार हैं उत्तर प्रदेश के, इसको देख लीजिएगा। पश्चिम बिहार हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वेटलैंड हो गए। यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, या सीधे पूछा जाएगा कि यह वेटलैंड या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी किस जिले में है, या तो सुमेलित करने के लिए या ऐसे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को प्रतिवर्ष वर्ल्ड वेटलैंड मनाया जाता है। और वेटलैंड, इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? तो वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, 2 फरवरी 2021 को भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट बना है। कहाँ पर? चेन्नई में, इस वर्ष 2021 में। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारत में वर्तमान में 46 वेटलैंड हो चुके हैं जो रामसार साइट में है। 46 वेटलैंड हो चुके हैं जो रामसार साइट में है। 46 हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 गुजरात के, 2 हरियाणा के वेटलैंड ऐड किए गए, इसके पहले 42 थे। सबसे ज्यादा वेटलैंड की बात करें, नमभूमि वाले, आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र की बात करें जो रामसर साइट में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 8 हैं उत्तर प्रदेश में। कितने वेटलैंड हैं? 8 हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? इधर देखते हैं। ये 46 होगा। 46 वेटलैंड में, आर्द्रभूमि के क्षेत्रों में नवाबगंज, अभी बताएं, चंद्रशेखर आजाद उन्नाव में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। समान समान समान, यस ए यम, यम से मैनपुरी। समसपुर, समसपुर रायबरेली में, समसपुर रायबरेली में। सांडी, सांडी हरदोई में। सरसई नवा इटावा में। अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट से नरौरा स्टेज तक गाजियाबाद और बुलंदशहर में है अपर गंगा रिवर। सूर सरोवर, कीथम झील भी पूछी जा सकती है। सूर सरोवर, कीथम झील और सूर सरोवर कहाँ पर है? यह है आगरा में। कीथम झील और सूर सरोवर कहाँ पे है? यह है आगरा में। तो ये कुछ 8 वेटलैंड है भारत के, जो 46 वेटलैंड रामसर साइट्स में है, उसमें से 8 वेटलैंड जो है कहाँ पर है? आपके अपने उत्तर प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में? तो अभी हाल ही में एक और टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है। वैसे वेबसाइट पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा बातचीत हो चुकी है कि अगला टाइगर रिजर्व जो 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा वह होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। जो 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व होगा भारत का, रामगढ़ विषधारी, वो कहाँ का है? तो वह है राजस्थान का। 51 नंबर का, 51वें नंबर का हो चुका श्री विल्लुपुथुर मेगा मलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का है। वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बताइए 2021 में वर्ल्ड टाइगर डे की थीम क्या है? ठीक है, और आपके लिए कई क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। आप बताइए वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड लॉयन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप बताइए 29 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? अगला क्वेश्चन, 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को, 29 अगस्त को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। वर्ल्ड मैंग्रोव डे, आप वेटलैंड याद करते रहे और एग्जाम में पूछ दे मैंग्रोव, मैंग्रोव डे, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, भारत में तो 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? दुधवा लखीमपुर खीरी में, जो 1987 में बना। दुधवा लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी वही जिला क्षेत्रफल से सबसे बड़ा। और वन क्षेत्रफल की बात करें तो दूसरे नंबर पे अमनगढ़ बिजनौर में, अमनगढ़ बिजनौर में। और पीलीभीत 2014 में बना पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है, जो मतलब 4 वर्षों में टाइगर की पॉपुलेशन की गिनती होती है, काउंटिंग होती है, तो TX2 अवार्ड दिया गया है। किसको? इसी को, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया 2021 में। प्रदेश में बाघों की संख्या ISFR नहीं, ये टाइगर सेंसस जो हुआ था उसके अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। ठीक है, 173। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में। प्रोजेक्ट लायन 1992 में शुरू हुआ है। ओके, नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एक है, वो भी दुधवा नेशनल पार्क 1970 में बना है, जो टाइगर रिजर्व भी हो गया 1987 में। ठीक, आगे बढ़े।
प्राणी उद्यान की बात करें, प्राणी उद्यान तो 2 संचालित हैं, शायद ये भी अब निर्माण इसका हो चुका है। तो वाजिद अली शाह लखनऊ में, एलन फॉरेस्ट कानपुर में, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में। अब करंट टाइम में आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका निर्माण शायद कंप्लीट हो गया। लायन एंड एलिफेंट सफारी पार्क चंबल अभ्यारण्य इटावा में। मयूर संरक्षण केंद्र ये बताया जा चुका है, ये क्वेश्चन अभी आया था जीआईसी प्रवक्ता में। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। ओके, तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चंस हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लीजिएगा। सुरहाताल बलिया। ओके, अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमने बताया था कि 2010 से पहले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सिर्फ 2 थी, थारू और बुक्सा। लेकिन 2010 में 10 और जनजातियों को जोड़ा गया, जिसमें से 10 जो जनजातियां थी उसमें एक सहरिया जनजाति थी। सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जिले में पाई जाती है सहरिया जनजाति। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती है, तो वो सहरिया जनजाति उसमें ऑप्शन था, वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर राज्य की कुल जनसंख्या का जनजातियां कितना है? जनजाति जनसंख्या कितनी है? 0.6%, 0.6%, 0.6% ही है। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है सोनभद्र, और सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल भी सोनभद्र में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। सबसे कम जनजाति बागपत। अनुसूचित जनजाति जिसमें नहीं है, अयोध्या और जालौन में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। 2003 से पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध थी सिर्फ थारू और बुक्सा जनजातियां, लेकिन 2003 के बाद अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दी गई 10 और, तो हो गए टोटल अनुसूचित जनजातियां 12। ओके, आगे देखते हैं। ये जो हमने बताया था कि सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जिले में पाई जाती हैं। बाकी जितनी जनजातियां और 10 ऐड की गई थी उनमें आपको लोग सोनभद्र अवश्य ही देखेंगे, सोनभद्र आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, सोनभद्र अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, तो सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति सिर्फ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थारू जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राज्य में अगर समूह में जनजातियों की बात की जाती है तो समूह में थारू समूह में बहुत सी जनजातियां आती हैं, तो थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में होती हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या में है। दूसरे नंबर पे शायद बुक्सा जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती हैं, किरात वंश से संबंधित हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। ऐसा कहा जाता है, कुछ विद्वान कहे हैं कि थारू लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए थारू कहलाते हैं। बजहर नामक त्योहार मनाते हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। इनमें जो है कि बदला विवाह प्रथा, 3 कटिया विवाह प्रथा, 3 टिकटी विवाह प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों में विवाह तय हो जाता तो इसको पक्की पीढ़ी कहा जाता है। विधवा विवाह की प्रथा है, इसमें लठभरवा भोज। ये क्वेश्चन आता है कि लठभरवा भोज कौन सी जनजाति देती है? कौन सी जनजातियां लठभरवा भोज देती हैं? तो वह थारू जनजाति। और कब देती हैं? जब विधवा कोई होती है, उसका विवाह होता तब। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में थारू ग्रुप की जनजातियां हैं। ओके, बुक्सा जनजाति की बात करें तो बुक्सा ब से बिजनौर, तो ब से बुक्सा, ब से बिजनौर, तो बिजनौर में भी पाई जाती है लेकिन आगरा में भी पाई जाती है। याद रहे, बिजनौर और आगरा में पाई जाती है बुक्सा जनजाति, बिजनौर और आगरा में। अब ऑप्शन पूछ दे कि बुक्सा जनजाति कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिलों में पाई जाती है, 4 ऑप्शन उसमें और ऑप्शन दिए हो, बिजनौर दिया हो उसको मारिए, आगरा दिया हो उसको मारिए। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें पटवार राजपूत घरानों का मानते हैं। इनके विवाह अनुबंध मात्र होते हैं, मतलब जब मन करे तब तोड़ दो। पति और पत्नी में कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह और अंतर जाति विवाह भी होते हैं। बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह प्रचलित है। कुछ अच्छी चीजें भी हमें जनजातियों से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, खरवार जनजाति की बात करें, खरवार जनजाति यह कई जिलों में पाई जाती है, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। खरवार जनजाति निवास करती है। मूल क्षेत्र ठीक है, खरवार जनजाति के लोग सारता, ये ठीक है। खरवार मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये कुछ खरवार जनजाति से रिलेटेड चीजें हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए।
जनजातियां भी खत्म हो गई। अब कुछ साइंस से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो है उत्तर प्रदेश से, जैसे पूछा जाता है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? बैटरी सही है सर। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? या फिर डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ, प्लानिटेरियम कहाँ पर है? तो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आपको एग्जाम निकालने हैं तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी होगी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं रखी गई हैं, बस महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का गठन 1975 में, 1974 में विभाग का गठन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का गठन 1975 में। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के। प्रयागराज यानी पहले इलाहाबाद था, आज की डेट में प्रयागराज। तो सूचना प्रयागराज में, सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। पर्यावरण निदेशालय गठन 1976 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में है। ओके, क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। अब पूछ दे भारतीय शाक भाजी संस्थान, ये कहां पर है? कहां पर है? वाराणसी में शायद है, इसको देख लीजिएगा। पर्यावरण निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ व वाराणसी में भी है। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित किया गया 2002 में। बायोटेक्नोलॉजी सिटी, बायोटेक सिटी, कब? 2002 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब थोड़ा सा चीजें यहाँ से टफ होंगी। टफ का मतलब कि आपको रटने वाली चीजें हैं। हाँ, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशालाएं, प्लानिटेरियम की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है प्लानिटेरियम लखनऊ, तारामंडल लखनऊ। लखनऊ वाले क्या नाम है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में, प्रयागराज में जवाहर तारामंडल। सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। पूर्वांचल के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, पूर्वांचल के लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला और उसी का नाम अंबेडकर नक्षत्रशाला। नाम शायद आर्यभट्ट पहले था या फिर बाद में अंबेडकर रखा गया, ऐसा कुछ था। ये कहाँ पर है? रामपुर। रामपुर किस लिए रामपुर में है? रामपुर का फेमस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शायद चाकू है, कहते हैं रामपुरी चाकू। तो चाकू नाइफ। ओके, आगे देखते हैं। आर्यभट्ट व अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान की कुछ बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? सैम हिगीबॉटन कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1910 में बना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से कि बताइए कहाँ पर है, कब बना? आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, पटेल जी का मेरठ में है, नरेंद्र देव जी अयोध्या में है, चंद्रशेखर आजाद जी कानपुर में है, और यहाँ पर है सैम हिगबॉटन है प्रयागराज में है, और बांदा वाला जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में बना, कहाँ पर? लखनऊ में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। जो आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन कौन से जिलों के साथ सीमा साझा करती है और कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्वेश्चन पूछा गया सीधे, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान मतलब कब कब बने, ईयर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में 1972 में बनी है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में 1976 में। यानी उर्दू संस्थान पहले बन चुकी है, हिंदी संस्थान 1976 में 4 साल बाद बनी, लेकिन दोनों कहाँ है? लखनऊ में। और संस्कृत संस्थान भी लखनऊ में है, ये भी 1976 में बनी। तो उर्दू संस्थान 72 में, हिंदी और संस्कृत संस्थान ये तीनों लखनऊ में है, और कब बनी? यहाँ पे। और सिंधी भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में 1996 में, और हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में 1927 में। तो इन सब में सबसे पुराना हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पे बना है? प्रयागराज में। कब बना? 1927 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में 6, 4 सामान्य शिक्षा के लिए, 1 कृषि विश्वविद्यालय है, और 1 विमानन है। विमानन तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में एशिया का सबसे बड़ा आवासीय रहने लगा।
मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 में अलीगढ़ में। भीमराव अम्बेडकर 1989 में बना है, कहाँ पे, ये है लखनऊ में, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। प्रयागराज 1887 में प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय फेमस है, सबसे पुराना है, 1887 में बना है। आगे और देखेंगे इसके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसको तो झांसी में ऐसे ही जान लेंगे, रानी लक्ष्मीबाई जी का संबंध झांसी में। अभी करंट में रानी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ओके। राजीव गांधी विमानन जो है ये रायबरेली में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। राज्य में कुल केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय 4 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से होते हैं, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आने वाले समय में इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है, वही डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो 4 हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ 1967। सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी में है। तो गौतम बुद्ध पहली बार अपना उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में, इज्जतनगर। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज बता चुके। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। तो ये चीजें आप बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्थान है, अभी जो बताया जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, या फिर कुछ नया बनता है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्य शिक्षा हेतु राजकीय विश्वविद्यालय 19 है। राज्य में केंद्रीय राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय 3 है। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में। राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, कहाँ, चित्रकूट में है। और दिव्यांग यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक लखनऊ में एक चित्रकूट में। दिव्यांग, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हैं कस्तूरबा गांधी कुछ योजनाएं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। मिड डे मील, मिड डे मतलब मध्याह्न भोजन, पोषाहार 1995 से शुरू किया गया। शिक्षा मित्र योजना 2001 में शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, स्कूल चले हम कब, 2001 से 2002। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। और कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। यह क्वेश्चन पूछा गया शायद 2020 पीसीएस में पूछा गया। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, 1826 में। पंडित जुगल किशोर मिश्र इसके संस्थापक थे। उदंत मार्तंड 1826। समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 से प्रकाशित हो रहा है, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। ओके, आगे यहीं तक तो नहीं है, और भी चीजें हैं, अभी हम उसको फिर से शुरू करते हैं। और चीजें जो हैं, एक सेकंड, फिर से शुरू किया जाए, 1 मिनट दीजिए, चाय पी लीजिए तब तक। एक पीपीटी और है, डाउनलोड, कैंसिल इट, क्लोज द प्रोग्राम। वेट 1 मिनट, कहीं भगना नहीं है, रुके रहिए, धैर्य बनाए रहिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। डाउनलोड्स उत्तर प्रदेश, यस, आ गए हम लोग, क्लोज। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन हम शुरू यहाँ से नहीं करेंगे, हम आगे जा रहे हैं, पहले आगे शुरू करेंगे फिर इधर आएंगे। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे ही जाना होगा, आगे चलते हैं। हाँ, इसके आगे नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही पहुंचे, फिर बात करते हैं।
ये पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, कैसा हाल हो गया इसका। चलो इधर से, वेट 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 वेट, शुरू करते हैं, चलिए प्रॉब्लम हो रही, शुरू करते हैं। परिवहन तंत्र की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2000 इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश में, 14,475 किलोमीटर। पहले नंबर पर लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, 2020 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 756 किलोमीटर, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। देश में कुल संजाल की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद यूपी का दूसरा स्थान है, यानी पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। लखनऊ प्लान, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लखनऊ प्लान कब शुरू किया गया था, या लखनऊ प्लान किससे संबंधित है, तो सड़क निर्माण से संबंधित है लखनऊ प्लान। ओके, हाँ आगे बढ़े। रेल परिवहन की बात करें, रेल परिवहन की बात करते हैं तो भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में, अब यहीं तक डेटा है, 9,167 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, 2017 के डेटा, अभी तक 2017 वाला ही डेटा आया, तो उसके अनुसार इतना 9,167 किलोमीटर है, और रेल संजाल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। रेलवे जोन, जो भारत में 18 रेलवे जोन हैं, उनमें से 2 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर गोरखपुर है, और उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज। तो सबसे पहली रेल उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से कानपुर में 1859, तो भारत में कब चलाई गई थी, 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में। कहां से, बंबई टू थाणे, 34 किलोमीटर। ओके, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो आप कमेंट करिए, क्या यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है या फिर एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कमेंट करिएगा। एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय में है। बिजली लोको शेड कहाँ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय पहले था, उसका नाम बदल दिया गया। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में। डीजल इंजन निर्माण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, मड़ुआडीह वाराणसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1956 में इसकी आधारशिला प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। तीसरी रेल खोज फैक्ट्री स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं रेल परिवहन से संबंधित। ओके, उत्तर प्रदेश से रिलेट करके। वायु परिवहन की बात करें तो हमने बताया कि उत्तर भारत में अगर बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, लास्ट स्लाइड में वो रखा है, तो 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। अब जो है कि 2021 में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिनमें से 2 अभी वर्तमान समय में संचालित हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमौसी लखनऊ में है, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। ठीक है, और 3 बन रहे हैं, एक आगरा में है, एक शायद नोएडा में है, एक है आपका, एक अयोध्या में है, एक है आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, तो कुछ 5 ऐसे हो जाएंगे। और भी हवाई अड्डे हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछते हैं सुमेलित करने के लिए कि ये हवाई अड्डा कौन से जिले में है। ठीक है, तो खेरिया है आगरा में, चकेरी कानपुर में, फुर्सत में है रायबरेली, हिंडन गाजियाबाद हिंडन, हम बताए थे हिंडन एयरबेस, हिंडन नदी है गाजियाबाद में, बमरौली प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है, सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में। ठीक है, तो ये कुछ एयरपोर्ट्स हैं, यहां से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी अमेठी के फुर्सतगंज में है, फुर्सतगंज रायबरेली है और अमेठी है, इसको देखिएगा आप लोग, फुर्सतगंज वैसे रायबरेली में या फिर बॉर्डर पे, ठीक रायबरेली में ही है।
कहीं कहीं अमेठी भी लिखा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। गंगा, अब वाटरवेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जल परिवहन नेशनल वाटरवे 1 मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे 1 की। ओके, आगे देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, वैसे हम अभी पीछे बताए हैं तो देख लेते हैं एक बार फिर से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई, सबसे पुराना है, यह प्रदेश का सबसे पुराना है। दूसरा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापना 1996 में हुई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन अमेठी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, स्थापना वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई है। स्लाइड बढ़ा दी, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये कृषि विश्वविद्यालय हैं जो हमने अभी देखा है, फिर से देख लेते हैं। नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य का विश्वविद्यालय है अयोध्या में। वल्लभ भाई पटेल जी की बात किए तो हम कहे मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद जी की बात किए तो हम कहे कानपुर में। और सैम हिगवाटन की बात किए तो प्रयागराज में। प्रयागराज में कृषि है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि तो झांसी में लक्ष्मीबाई जी के नाम पे जान लीजिए। 1950 में आगरा में दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पुराना, ठीक है। सर लाइट सही है, बैटरी सही है, ठीक है, चलते हैं देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, HAL कहाँ पे? रेणुकूट सोनभद्र में। हिंडाल्को कंपनी है, रेणुकूट सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे, 1% की दृष्टि से पहले नंबर पे। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद रोजगार जो उत्पन्न कराता है उत्तर प्रदेश में, तो वह हथकरघा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के बाद सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कानपुर उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। 1903 में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1903 में प्रतापपुर देवरिया, देवरिया बिहार के साथ बॉर्डर साझा करता, हमने बताया था केडी कुशीनगर देवरिया डी से। देवरिया प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी 1903 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान नाम रखा गया है, की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में की गई, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। कहां पर? लखनऊ में। ओके, आगे देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये भी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बहुत सी चीजें हैं इसमें, और भी कुछ वैसी भी चीजें हैं जो मतलब हर एक जिले की अपनी एक पहचान है कुछ, तो वो चीजें हैं। और अक्सर चाहे वो PCS हो, समीक्षा अधिकारी, या कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य उठाए जाते हैं। तो कुछ देख लेते हैं। एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र है जहां से बिजली उत्पादन होता है, वह नरौरा बुलंदशहर में है, जो 1991 से 1992 में वहां पर 2 स्थापित हैं जहां से बिजली उत्पन्न होती है। तो एकमात्र है नरौरा बुलंदशहर में। ओके, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में, रायबरेली। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी मड़ुआडीह, बता चुके हैं। टेराकोटा मिट्टी के बर्तन वगैरह, मिट्टी का काम होता है, तो यह कहाँ पे? चिन्हट गोरखपुर, चिन्हट है। चिन्हट कहाँ है? लखनऊ में है। गोरखपुर में ही है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा कहाँ पे है? बुलंदशहर। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा कहाँ? बुलंदशहर। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो झांसी में। पीतल के बर्तन, पीतल रेलवे स्टेशन पे अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको पीतल के बर्तन दिख जाएंगे। उसमें ट्रेन में ही बैठे रहिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में, काष्ठ पादुका पीलीभीत, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला, और काष्ठ पादुका पीलीभीत, ठीक है। और अमरोहा में एक होता वाद्य यंत्र ढोलक बनाने का, ढोलक वगैरह अमरोहा में। इत्र हम बता चुके, इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज में। नगर महोदय श्री, ठीक है। रामगंगा नदी यहीं पर आके
गंगा मिलती है कन्नौज में। चाकू रामपुर में बताए थे तो चाकू की बात की थी। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर में। सीमेंट उद्योग, ये महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं। जैसे कुछ चीजें दिया गया है कि सीमेंट उद्योग चुनार मिर्जापुर में, डल्ला सोनभद्र में, चुर्क सोनभद्र में। ये पूछे जाते हैं चुर्क कहाँ पर है, डल्ला कहाँ पर है, या फिर चुनार कहाँ पर है। ठीक है, तो चुनार मिर्जापुर में है, डल्ला सोनभद्र में है, चुर्क सोनभद्र में है। ये सोनभद्र जो है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र के पश्चिम साइड में मिर्जापुर है। हमने ट्रिक बताई थी कि एआई जल में बंद है चित्र पीएम का। एआई जल में बंद है चित्र किसका, पीएम का। तो यहाँ पे प्रयागराज था, ये मिर्जापुर था। बाद में हमने कहा था सोनभद्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये खेल का सामान, मुख्य रूप से खेल का सामान मेरठ में, लेकिन आगरा का भी कहीं कहीं उल्लेख है, कहीं पर कहीं कहीं दिया गया है। तो मेरठ और आगरा में कांच की चूड़ियां, फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां बनती हैं, कांच का सब कारोबार होता है। कांच के झूमर, चूड़ियां, और फिरोजाबाद के लोगों का एक रोजगार है, मतलब वहां पर महिलाएं भी इस रोजगार में जुड़ी हुई हैं, इस उद्योग में। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट हिंडाल्को हम बता चुके हैं। ठीक है, उर्वरक उद्योग आंवला बरेली में है। उर्वरक 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 आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में। ठीक है, उर्वरक उद्योग आंवला बरेली, फूलपुर प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखते हैं। लकड़ी के खिलौने की बात करें तो लखनऊ और वाराणसी में लकड़ी के खिलौने, लखनऊ दे दो तो लखनऊ और वाराणसी दे तो वाराणसी। दिया सलाई यानी माचिस, माचिस उद्योग बरेली और सहारनपुर, मुख्य रूप से बरेली है, सहारनपुर कुछ है। कागज उद्योग सहारनपुर, कागज की बात करेंगे। दिया सलाई बरेली। छपाई फार्मा फर्रुखाबाद। कैंची, कैंची मेरठ, खेल का सामान मेरठ। अफीम एकमात्र कारखाना है उत्तर प्रदेश में अफीम का, गाजीपुर में। जूट कानपुर व सहजनवा गोरखपुर में। सुरमा उद्योग बरेली, सुरमा उद्योग बरेली, बरेली। ठीक है, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़, ब्लैक पॉटरी काली, ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ में। कत्था कत्था कत्था, कत्था देखिएगा किस वृक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। कत्था बरेली में। बांसुरी, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में, पीलीभीत में। हमने बताया था श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर मोर के पंख यहाँ लगे होते हैं, ऐसी बांसुरी में तो मोर के पंख लगे होते हैं। तो मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है, मथुरा का संबंध श्री कृष्ण जी से है, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, लठमार होली बरसाना में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद। किसी एग्जाम में पूछा गया था, सीधे प्लाईवुड उद्योग दिया गया था, ऑप्शन में नजीबाबाद दिया गया था, है या बिजनौर में। ठीक है, बिजनौर वही जहां से गंगा एंट्री करती है। ठीक है, तो नजीबाबाद उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है नजीबाबाद। ये क्वेश्चन यही पूछ दिया गया था, नजीबाबाद। तो प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद जो बिजनौर में। ओके, कृत्रिम रबर, रबर मोदीनगर, रबर कहाँ, मोदीनगर। आपके लिए क्वेश्चन है मोदीनगर कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश के, है तो पश्चिमी, याद रखिएगा, कमेंट करिएगा। पॉलीफाइबर बाराबंकी। विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज, अपैरल पार्क कहां पर, कानपुर में। विस्फोटक, कृत्रिम अंग निर्माण, मॉडर्न बेकरीज, अपैरल पार्क कानपुर में। ट्रोनिका सिटी कानपुर और गाजियाबाद। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव। ठीक है, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमेशा आना ही क्वेश्चन है। इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, आता ही रहेगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण कुछ हैं, जैसे 7 हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा नोएडा, किसी एग्जाम में नोएडा का फुल फॉर्म पूछा गया था, नोएडा। और किसी एग्जाम में पूछा गया था नीति आयोग का फुल फॉर्म, शायद ईपीएफओ के एग्जाम में, ईपीएफओ नीति आयोग का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना है, 1 जनवरी 2015 को बना है नीति आयोग। तो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो नोएडा इसका फुल फॉर्म है। ये प्राधिकरण बनाया गया था 1976 में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सतहरिया सीडा, सीडा सीडा सतहरिया SIDA सीडा 1991 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा 2005 में। लीडा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीडा। यमुना एक्सप्रेसवे ईडा 2001 में। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा 2007 में। ठीक है, तो ये कुछ प्राधिकरण हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब पूछ देगा गीडा सुमेलित करिए, सुमेलित करने के लिए कब बना, या इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आने की बहुत संभावना है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहां पर? लखनऊ में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर। आप ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखेगा IPRI, ठीक है। फिर पूछेगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, या तो इंग्लिश में इस प्रकार से, हिंदी में IIPRI, और देख के लोग घबरा जाते हैं। तो IVRI है इज्जतनगर, इज्जतनगर है बरेली में, चेक कर लीजिएगा। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IPRI पल्सेस की बात होगी, पल्सेस दाल की बात होगी, दाल कानपुर में, कानपुर में, कानपुर के लोग दाल बहुत खाते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, इसीलिए कानपुर को कहा जाता है क्या कि भारत का, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये तो है ही। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी कानपुर में, जूता के लिए भी फेमस है। चमड़ा उद्योग के लिए अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय है, ठीक है, कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चर्म अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट शायद यही है, कानपुर में है। राष्ट्रीय चर्म संस्थान कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड भी कानपुर में ही है। ओके, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको याद रखिए, ये सब कानपुर से रिलेटेड चीजें थी। IPRI IVRI ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। CDRI ऐसे पूछ देगा, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिए। एग्जाम निकालना है तो याद करना होगा, नहीं निकालना है तो नहीं करना होगा, आपके ऊपर है। निकालना है तो ठीक है, निकालेंगे तो जल्दी ही DSP साहब बनेंगे 3 स्टार वाले। नहीं निकालेंगे तो आराम से बनेंगे। याद तो करना ही पड़ेगा, निकालना होगा तो याद करना होगा, नहीं निकालना होगा तो नहीं करना होगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, घोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है? स्टेशन है मेरठ में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है सहारनपुर में, हम बताए थे कागज उद्योग के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है कागज के लिए। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र है खुर्जा। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर। खुर्जा बुलंदशहर में। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में। ओके। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। महोबा में पान का बहुत बड़ा ज्यादा उत्पादन भी होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट मांस। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर बरेली। IVRI भी कहाँ है? बरेली में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये है रायबरेली में। फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। और सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में। एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, जो 2020 में पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ था। हाँ, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, कालीन के लिए फेमस है। कालीन भैया मिर्जापुर वाले नहीं, कालीन भैया मिर्जापुर वाले हैं तो वो मिर्जापुर ना मार दीजिए, कालीन का वहीं होता है, मिर्जापुर देखें, ऐसा नहीं है। वो है संत रविदास नगर भदोही में, संत रविदास नगर भदोही में, समझे अकंडा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है नोएडा को और आगरा को, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक मेट्रो स्टेशन भी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है।
टॉय सिटी, टॉय टॉय खिलौने की सिटी ग्रेटर नोएडा, खिलौना ग्रेटर नोएडा। राज्य का पहला व देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ग्रेटर नोएडा। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, और राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर फिल्म सिटी नोएडा में। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो पहला है हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में। कालीन, कालीन भैया तो वो मिर्जापुर वाले नहीं है, ठीक है, वो रविदास नगर में। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अच्छा डायलॉग था। तो आप योग्य हैं, डीएसपी बनने के योग्य हैं तो याद कर डालिए, नहीं योग्य हैं तो मत करिए। ये चीजें बताई जा चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सेंसस में भी देखा है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग चीजें होंगी, अपडेटेड चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में कुल 7.33% ही है। सबसे, हाँ ये चीजें नहीं बताई, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, दूसरे नंबर मुरादाबाद, तीसरे गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या महोबा में, पान अनुसंधान संस्थान जहां पे है महोबा में न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। जनसंख्या घनत्व अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1106 है बिहार का, ठीक है। बिहार पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व, तो फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में और सबसे कम महोबा में, और न्यूनतम जनघनत्व है ललितपुर में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या महोबा में है, न्यूनतम जनघनत्व है ललितपुर में। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जिला, ठीक है। तो ये है। आगे साक्षरता दर बता चुके कि 67 में -10 करेंगे तो आ जाएगा महिला, +10 करेंगे तो पुरुष साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर बताए, कानपुर नगर बताए, सबसे कम श्रावस्ती बताए, फिर बहराइच बताए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद औरैया। ये कुछ 4-4 5-5 दिए गए हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में, सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर, सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती। हमने बताया था गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पर है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में नंबर 1 पर है और श्रावस्ती एकदम आखिरी नंबर पे है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के द्वारा वो दिया गया था, अपना उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध जी के द्वारा, ठीक है। हाँ, लिंगानुपात की बात करें तो ये भी हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। ये, हाँ, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक बलरामपुर में और सबसे कम है बागपत में, ओके। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे कालपी, कालपी क्या है, ये हाई कोर्ट आरओ के पेपर में आया था। कालपी किस नदी के किनारे पर है, तो कालपी है यमुना नदी के किनारे पर, जालौन में है। यहीं पर बीरबल जी का जन्म हुआ था, अकबर वाले बीरबल, बीरबल जी का जन्म हुआ था। जालौन जनपद जो है यमुना नदी के दाहिने साइड बसा है। हम, यमुना नदी दक्षिण साइड से जाती है कानपुर नगर जिले से, और उत्तर साइड से आपको गंगा नदी, तो गंगा नदी के दाहिने साइड पे कानपुर बसा हुआ है। हुलासखेड़ा, हुलासखेड़ा लखनऊ में स्थित है। यहाँ 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हुलासखेड़ा कहाँ पर है, कानपुर में। बिठूर गंगा, कानपुर, बिठूर गंगा नदी किनारे कानपुर में ही है। कानपुर नगर जिले में है, देहात जिले में नहीं। यहीं पर रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। नैमिषारण्य सीतापुर, सीतापुर महर्षि दधीची ने यहाँ अपनी अस्थियां दान कर दी थी। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि निम्नलिखित में से किसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, किसको, नैमिषारण्य। कहां पर, सीतापुर जनपद में। सीतापुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बॉर्डर साझा करता है। हाँ, देवा शरीफ बाराबंकी में है, देवा शरीफ बाराबंकी में। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर, ठीक है। तो देवा शरीफ। कुछ और मेले हैं, जैसे मेले लगते हैं, सबसे पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला बटेश्वर आगरा में, और गोविंद साहब मेला होता है अम्बेडकर नगर में। इस प्रकार के 16 कुल उत्सव आगरा में। इस प्रकार की चीजें क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पर कुछ खनिज संसाधनों की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। मिर्जापुर जिला अग्रणी है।
कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा। बॉक्साइट बांदा और चंदौली, बा से बॉक्साइट, बा से बांदा और चंदौली, चंदौली ठीक है, चंदौली बिहार के साथ सीमा साझा करता है। डोलोमाइट मिर्जापुर के कगजराहाट क्षेत्र। कुछ चीजें बता देते हैं। तांबा प्लेटिनम यूरेनियम, तांबा प्लेटिनम और यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तांबा प्लेटिनम और यूरेनियम, यूरेनियम भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में ललितपुर जिले में, ठीक है। तो तांबा हो गया, यूरेनियम हो गया और प्लेटिनम उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से जनजातियों की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति है जो सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। बाकी बुक्सा की बात किए तो हम बताए थे बिजनौर और आगरा में। और जो जनजातियां वो अवश्य सोनभद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्जापुर झांसी, जिप्सम झांसी हमीरपुर में, सोना शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में व ललितपुर एवं सोनभद्र हरदी क्षेत्र में सोना मिलता है, ठीक है। सोनभद्र ही मान लीजिए मेन रूप से है, ललितपुर में भी है सोना, ठीक है। शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में, रामगंगा नदी गंगा मिलती है कहाँ, कन्नौज में। तो तांबा प्लेटिनम यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाए जाते हैं। हीरा भी पाया जाता है, तांबा प्लेटिनम यूरेनियम पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है कहाँ, बांदा और मिर्जापुर में, बहुत कम मात्रा में। चाइना क्ले सोनभद्र में, फायर क्ले फायराइट रॉक फास्फेट, कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है, कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और प्रयागराज सर्वाधिक प्रमुख जिला है, ठीक है। मुख्य रूप से तांबा प्लेटिनम यूरेनियम याद रखिएगा। हीरा भी पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है, सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज लिखी गई है, गेहूं में नंबर 1, गन्ना में नंबर 1, आम उत्पादन में नंबर 1, अमरूद उत्पादन नंबर 1, आंवला उत्पादन में, दूध, पशुधन, आलू, गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक है। गोकुल पुरस्कार योजना, गोकुल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दूध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, इसीलिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है गोकुल पुरस्कार। एक हम बताए थे लखनऊ प्लान किससे संबंधित है, लखनऊ प्लान सड़क निर्माण से संबंधित है, तो लखनऊ प्लान सड़क निर्माण से संबंधित है। नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। अभी तक तो नारायण दत्त तिवारी ही थे जो शायद 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो अभी तक तो यही थे, आगे आने वाले समय में क्या होगा वो समय बताएगा, अभी तो ये थे, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया जा चुका। उर्दू अकादमी 1972 में, हिंदी 76 में, संस्कृत 76 में, हिंदी और संस्कृत 76 में, उर्दू 72 में, तीनों लखनऊ में, और सिंधी अकादमी 96 में, ये भी लखनऊ में, 96 में, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज में 1927 में। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक उच्चतर शैक्षणिक एवं शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में है, मतलब केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, आगरा में है। ओके, इसके 8 केंद्र हैं, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद में। ओके, आगे है राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये हो चुका है, ये हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। ये है, हाँ यहाँ बताए थे कि एयरपोर्ट की बात किए थे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जो है कि ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, सर जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हो जाएंगे, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। अभी तक 4 एयरपोर्ट कहां पर हैं, तमिलनाडु में 4 है, केरला में 4 एयरपोर्ट हैं, 4 एयरपोर्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जिनमें से केरला और तमिलनाडु में 4 एयरपोर्ट हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर
5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। ओके, तो कहाँ कहाँ पर होंगे? 2 आपको पता ही है, 2 जैसे कि एक हमने बताया था चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में, और दूसरा बताए थे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? बाबतपुर वाराणसी। ठीक है, और एयरपोर्ट से रिलेटेड पीछे देखा जा चुका है। तो और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, कुशीनगर। अयोध्या का नाम रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है जेवर हवाई अड्डा, ये भी हो जाएगा। जेवर शायद आगरा में है, जेवर आगरा में है या इसमें आगरा या नोएडा में है, बताइए, आगरा या नोएडा में, इसको कमेंट करिएगा। जेवर। तो कुल 5 हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, जेवर एयरपोर्ट कुशीनगर, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल भारत में कितने एयरपोर्ट हैं? 34 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। ठीक है, तो जेवर एयरपोर्ट देखिएगा, कमेंट करिएगा, वैसे ये नोएडा में ही होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो सकता है आखिरी स्लाइड हो। हाँ, तो ये था लेक्चर जिसमें उत्तर प्रदेश पूरा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, शायद लेक्चर कितना टाइम का हो गया, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे का ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म किया गया, पूरा उत्तर प्रदेश खत्म हो चुका है। कुछ चीजें बची हुई हैं जो, एक सेकेंड, कुछ चीजें जो बची हुई हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे कि एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है, जो प्रियांशु सर अक्सर बताते रहते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है, जिसमें उत्तर प्रदेश यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आज तक सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसमें पूरे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर और कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया उत्तर प्रदेश में, तो हमने बताया 1975 में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, एसआई में भी आते हैं, और भी कोई एग्जाम हो तो आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आखिर पढ़ना क्या है हमें। तो यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। ये पेपर की ही बुक है, पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा शायद 90 या 100 पेज की बुक है। ठीक है, तो उसको आप लोग अगर हो सके तो परचेज करिए, मार्केट में आपको मिल जाएगी, या फिर आप अमेजोन पे उसको सर्च करिएगा, वो मिल जाएगी। ठीक है, सर ने शायद लिंक वगैरह भी दी है, बुक बहुत अच्छी है। तो यहीं तक लेक्चर रखते हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।